जय हिंद दोस्तों। मैं विशाल राज लक्ष्मी कंप्यूटर क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज का ये सेशन रहने वाला है हमारे जितने भी विद्रोह हुए हैं भारत में, ये जितने आंदोलन हुए हैं किसानों द्वारा या आदिवासियों द्वारा या मजदूरों द्वारा, जो भी आंदोलन किया गया है यानी जो भी विद्रोह किए गए हैं, उन सभी विद्रोह को हम लोग इस क्लास में पढ़ने वाले हैं। और ये आज का जो क्लास रहने वाला है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि जितने भी विद्रोह के बारे में हम आज यहाँ बताने वाले हैं ये वही सारे विद्रोह हैं जो किसी न किसी एग्जाम में ये प्रश्न आज तक पूछे गए हैं। तो इस वीडियो को आप अच्छी तरह से अंत तक बने रहिएगा इस वीडियो में, और इसको अच्छी तरह से आप समझने का कोशिश कीजिएगा। और सभी वीडियो जितने भी विद्रोह हैं सभी विद्रोह में कुछ न कुछ आपको हम लॉजिक बताएंगे ताकि ये विद्रोह आप अच्छी तरह से याद कर सकें। इन विद्रोह से रिलेटेड आपको कुछ न कुछ इसके बारे में हम डिटेल्स एक्स्ट्रा बताएंगे, और जो भी बातें हम आपको बताने वाले हैं उनको क्या कीजिएगा, आप अपने कॉपी में लिखते जाइएगा ताकि बाद में आपको अच्छी तरह समझने में कोई दिक्कत नहीं हो। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं हम लोग। आज का जो क्लास है हमारा, ये भारतीय विद्रोह पर, किस पर है? ये भारतीय विद्रोह पर। भारतीय विद्रोह का बात करते हैं। भारत में जो विद्रोह जो भी हुए हैं या तो आदिवासियों के द्वारा हुआ या तो किसानों के द्वारा है। अब बात यहाँ ये हो गई कि विद्रोह आखिर हुआ क्यों होता था विद्रोह। तो चूंकि आप लोग इस बात को समझ लीजिए कि भारत में जब अंग्रेजी शासन हो चुका था तो अंग्रेज क्या कर रहे थे, भारतीय किसानों को या आदिवासियों का शोषण कर रहे थे। इसके अलावा जो है भारतीय जमींदार जो थे, जो किसानों से मिले हुए थे, भारतीय जमींदार किसानों से मिले हुए थे, वे भी क्या कर रहे थे, निचले तबके किसानों को क्या कर रहे थे, वो शोषण कर रहे थे। तो इस वजह से क्या हुआ कि भारतीय किसान ने कृषक आंदोलन किया और आदिवासियों ने वह आदिवासी आंदोलन किया। आदिवासियों का आंदोलन करने का वजह क्या था कि आदिवासी लोग जो चाहते थे, वो जो जंगल है, जंगल उनका घर है, इन जंगल पर उनका अपना अधिकार होना चाहिए, जंगल उनका वो क्षेत्र था। लेकिन अंग्रेज ने क्या किया, वन नीति ला करके जंगलों को क्या किया, सरकारी में कन्वर्ट कर दिया। और यह वजह क्या हुआ, इस वजह से कि आदिवासी लोग जो है आंदोलन करने पर विवश हो गए, और यही वजह है कि आदिवासी आंदोलन यानी विद्रोह वगैरह सब हुआ है। तो आइए हम लोग एक एक करके सारा विद्रोह को एक एक करके कवर करते हैं और अच्छी तरह समझने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहला जो विद्रोह आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये आपका है सन्यासी विद्रोह। कौन सा विद्रोह है? सन्यासी विद्रोह। अब सन्यासी विद्रोह की बात कर लें। सन्यासी विद्रोह की जो शुरुआत हुई थी 1770 में। कब हुई थी? 1770 में। सन्यासी विद्रोह 1770 में शुरू हुई और इसकी जो समाप्ति हो गई 1820 में। कब हुई? 1820 में। यानी कि 1770 से लेकर के 1820 तक यह विद्रोह यानी चला। यह भारत का पहला विद्रोह था। इस बात को अच्छी तरह से लिख लीजिए आप कि भारत में सन्यासियों द्वारा किया गया पहला विद्रोह था जो कि अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ा गया। यानी अंग्रेजों के विरुद्ध जो किया गया था प्रथम विद्रोह था वो था सन्यासी विद्रोह। कौन सा विद्रोह था? सन्यासी विद्रोह। सन्यासी विद्रोह कब हुई? 1770 में। इस बात को अच्छी तरह से एकदम याद करते जाइए आप। सन्यासी विद्रोह कब हुई? 1770 में। 1770 में यह विद्रोह हुआ था और 1820 तक चला है। ये सन्यासी विद्रोह का होने का रीजन क्या था? देखिए, सन्यासी विद्रोह होने का मुख्य कारण था कि अंग्रेज ने क्या किया था, हिंदू और मुस्लिम जितने भी तीर्थ स्थल थे, चाहे धार्मिक स्थल कहिए उसको, उन सभी पर जाना प्रतिबंध लगा दिया था, यानी बैंड कर दिया था कि कोई भी धार्मिक स्थल पर कोई हिंदू या मुस्लिम जो है अपने अपने तीर्थ स्थलों पर नहीं जाएगा। और यही वजह था कि हिंदुओं में और मुसलमानों में अंग्रेजों के प्रति क्या हुआ, उत्कृष्ट मतलब आक्रोश पैदा हुआ, और वो जो है आक्रोश जो है विद्रोह में बदल गया। तो सन्यासियों ने भी विद्रोह में बढ़ चढ़ के भाग लिया और इस वजह से क्या हुआ, ये सन्यासी विद्रोह कहलाया। सन्यासी विद्रोह की शुरुआत हुई थी बंगाल से। कहाँ हुई थी? बंगाल में। सन्यासी विद्रोह बंगाल में हुई 1770 ईस्वी में, और यह विद्रोह खत्म कब हुआ? 1820 में। 1820 में इस विद्रोह को वारेन हेस्टिंग के द्वारा क्या गया, इसको दबा दिया गया। इस बात को अच्छी तरह से याद रखिए कि वारेन हेस्टिंग ने सन्यासी विद्रोह को दबाने में सफलता हासिल किया 1820 ईस्वी में। सन्यासी विद्रोह शुरुआत कब हुई? 1770 ईस्वी में। ये कहाँ हुआ विद्रोह? बंगाल में। किनके द्वारा किया गया? सन्यासियों द्वारा। अंग्रेजों के विरुद्ध किया गया प्रथम विद्रोह था सन्यासी विद्रोह। अब बात कर ले सन्यासी विद्रोह के बारे में, तो इस विद्रोह की जो चर्चा की गई है, आनंद मठ है एक लेखक, उन्होंने एक अपना उपन्यास लिखा है, नाम है उसका बंकिम। आनंद मठ एक उपन्यास है। आनंद मठ क्या है? एक उपन्यास है जिसके लेखक जो है बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी। बंकिम चंद्र चटर्जी ने आनंद मठ में इस विद्रोह का वर्णन किया है। ये प्रश्न पूछा गया एग्जाम में कि सन्यासी विद्रोह का वर्णन किस पुस्तक में किया गया है, तो उस पुस्तक का नाम है आनंद मठ। क्या है? आनंद मठ। और आनंद मठ के लेखक कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी। देखिए यहाँ हम लिखे हुए हैं कि बंकिम चटर्जी द्वारा आनंद मठ में इसका क्या किया गया? वर्णन किया गया, और इस विद्रोह को वारेन हेस्टिंग ने क्या कर दिया? दबा दिया। अब इसके अलावा जो है कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट इस विद्रोह से यह संबंधित है, यह विद्रोह का नेतृत्वकर्ता कौन कौन थे। यह विद्रोह जो इतना दिन चला, 1770 में स्टार्ट हुआ और 1820 तक चला, तो लगातार यह विद्रोह एक आदमी लेकर नहीं चला है। इनमें बहुत सारे व्यक्तियों ने इनका मतलब ये विद्रोह में समर्थन दिया, अपना साथ दिया है, जिसमें से कुछ मुख्य नाम है हमारा, वो जैसे हमारा केना सरकार। कौन है? केना सरकार, दिरजी
नारायण, भवानी पाठक और देवी चौधरानी, ये 4 व्यक्ति ऐसे हुए जो इस आंदोलन का मुख्य रूप से नेतृत्व करता हुए इस आंदोलन को बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया, इस आंदोलन को आगे बढ़ाने का काम किया। काम क्या क्या नाम हो गया इसमें? केना सरकार, क्या है? केना सरकार, दिरजी नारायण, भवानी पाठक और देवी चौधरानी। इस चारों नाम को अच्छी तरह से आप लिख लीजिए और याद कीजिए। केना सरकार, दिरजी नारायण, क्या है? पहला नंबर में केना सरकार, दूसरा है दिरजी नारायण, तीसरा है भवानी पाठक, चौथा है देवी चौधरानी। ये 4 नाम जो है सन्यासी विद्रोह को आगे बढ़ाने का काम किया है। केना सरकार, दिरजी नारायण, भवानी पाठक और देवी चौधरानी, ये 4 नाम जो है, इस 4 नाम को अच्छी तरह से लिख लें, क्योंकि यही चारों नाम जो है, यानी कि चारों व्यक्ति जो है सन्यासी विद्रोह का नेतृत्व किया है और सन्यासी विद्रोह 1770 से लेकर के 1820 तक ये चला है। तो क्या क्या नाम बताएं आपको हम? केना सरकार, दिरजी नारायण, भवानी पाठक और देवी चौधरानी। केना सरकार, पहला नाम क्या बताएं? केना सरकार, दूसरा दिरजी नारायण, पहला केना सरकार, दिरजी नारायण, भवानी पाठक और देवी चौधरानी, इन चारों ने मिलकर क्या कर दिया? सन्यासी विद्रोह को बढ़ाया। अब देखिए, इसको याद करने के लिए इन चारों नाम को हम कैसे भूले नहीं, कैसे इसको अच्छी तरह से याद रखें, इसके लिए कुछ कुछ पॉइंट को अच्छी तरह से माइंड में रखिए। क्या करना है? देखिए, यहाँ विद्रोह था सन्यासी, विद्रोह क्या था? सन्यासी। याद रखिए, सन्यासी मतलब होता है संत महात्मा, सन्यासी मतलब हो गया संत महात्मा। अब देखिए यहाँ कहता है केना, क्या नाम है? केना। तो केना हो गया सरकार में, केना सरकार में आपको रखना है केना, क्या रखना है? केना। दिरजी नारायण, क्या है? दिरजी नारायण, दिरजी नारायण, देखिए इसमें नारायण आ गया, क्या आ गया? नारायण। तो दर्जी क्या करता है? नारायण है, दर्जी क्या है? नारायण, नारायण, यहाँ नारायण आ गया। फिर कहता है भवानी पाठक, भवानी पाठक और देवी चौधरानी, देवी चौधरानी। इसमें देखिए सभी में नाम आया है, पहला नंबर है नारायण, फिर है भवानी, फिर है देवी। ये देखिए कि ये भक्ति का वाला नाम आ जाता है, यानी कि संत महात्माओं जैसे हमारे देवी देवता जो है उनके हिसाब का नाम आ गया। इसमें आ गया नारायण, क्या आ गया? नारायण। तो सन्यासी क्या कर रहे थे? सन्यासी नारायण नारायण कर रहे थे। सन्यासी क्या कर रहे थे? नारायण नारायण। सन्यासी कर रहे थे नारायण नारायण और केना करके कर रहे थे, केना करके। सन्यासी केना करके, केनो करके। सन्यासी को विद्रोह में क्या था? सन्यासियों को जाने से बैन लगा दिया था अपने धार्मिक स्थलों पर। तो केना करके, यानी जैसे तैसे करके, केना करके क्या कर रहा था? सरकार से छुप करके, सन्यासी लोग सरकार से छुप करके नारायण नारायण कर रहे थे। क्या कर रहे थे? सन्यासी लोग सरकार से छुप करके नारायण नारायण कर रहे थे और भवानी के पास पहुंच गया। कहाँ पहुंच गया? भवानी। और वहां पे क्या था? देवी चौधरानी, देवी चौधरानी। देवी यानी देवी भवानी, देवी भवानी, देवी भवानी और नारायण नारायण। सरकार, क्या रखना है? सरकार। और कौन सा विद्रोह था? सन्यासी विद्रोह। याद रखना है कि सन्यासी जो है सरकार से बच करके, सन्यासी क्या किया? सन्यासी विद्रोह में याद रखना है, सन्यासी विद्रोह हो गया, सरकार से बचा, यानी कि केना सरकार, सरकार मतलब केना सरकार, सरकार मतलब केना सरकार, सरकार से बच के क्या किया? नारायण नारायण। तो नाम क्या था उसका? दिरजी नारायण। क्या था? दिरजी नारायण। सन्यासी सरकार से बच करके नारायण नारायण करते हुए देवी के पास में पहुंच गया। कहां पहुंच गया? देवी के पास में। और वहां पे कौन मिला उसको? भवानी देवी। कौन देवी था? भवानी देवी। याद रखिएगा, भवानी हम लोग दुर्गा माँ को कहते हैं भवानी, और देवी जितने भी देवियां होती हैं उनको देवी हम लोग कहते हैं। क्या याद करने का इसमें लॉजिक बन गया आपका? विद्रोह कौन था? सन्यासी विद्रोह। सन्यासी विद्रोह होने का रीजन क्या था? कि जितने भी हिंदू मुस्लिम थे उनके तीर्थ स्थानों पे जाने से प्रतिबंध लगा रखा था। तब सन्यासी बिना अपने भगवान से दर्शन किए रह नहीं सकते थे। याद रखना, इसको कैसे याद करना है आपको? कि सन्यासी विद्रोह में सरकार से बच करके, सन्यासी लोग क्या किया? सरकार से बच करके नारायण नारायण करते हुए, सन्यासी जो क्या सरकार से बच करके नारायण नारायण करते हुए भवानी देवी के पास पहुंच गया। कौन सी देवी? देवी भवानी के पास पहुंच गया, देवी भवानी। अब देखिए सब में कुछ कुछ नाम है, बाकी सारा नाम को अच्छी तरह से पढ़ लिएगा, याद हो जाएगा। क्या नाम है? पहला सरकार का बात करेंगे, केना सरकार। नारायण का मतलब क्या? दिरजी नारायण। और भवानी का मतलब भवानी पाठक, भवानी पाठक और देवी चौधरानी, देवी चौधरानी। इसमें चारों नाम आपको अच्छी तरह से याद हो गया होगा। ये लॉजिक आपको अच्छे से याद रखना है कि चूंकि सन्यासी लोग थे, सन्यासी क्या किया? सरकार से बच गया, सरकार से बच करके नारायण नारायण करते हुए देवी भवानी पास पहुंच गया, देवी भवानी पास पहुंच गया। ये चारों नाम आपको इस तरह से याद हो जाएगा, केना सरकार, दिरजी नारायण, भवानी पाठक और देवी चौधरानी। ये 4 व्यक्ति जो है सन्यासी विद्रोह को आगे बढ़ाया है। इन्होंने इसका क्या किया? नेतृत्व किया। विद्रोह किसने दबाया है? तो वारेन हेस्टिंग ने। किसने दबाया है? वारेन हेस्टिंग ने 1882 में इसको क्या किया? दबा दिया। इसके बाद में बंकिम चंद्र चटर्जी ने एक पुस्तक लिखा है, उसका नाम है आनंद मठ। क्या नाम है उसका? आनंद मठ। आनंद मठ में बंकिम चंद्र चटर्जी ने इस सन्यासी विद्रोह का वर्णन किया है और ये प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है कि सन्यासी विद्रोह का जो वर्णन किया गया है किस पुस्तक में, तो उस पुस्तक का नाम है आनंद मठ और उसके लेखक कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी। तो पहला विद्रोह आपको अच्छी तरह समझ में आ गया और हमको तो लगता है आपको याद ही हो गया होगा। इसमें 4 व्यक्ति हैं, कौन कौन है? केना सरकार, दिरजी नारायण, भवानी पाठक और देवी चौधरानी। क्या बताया इसका ट्रिक आपको? कि सन्यासी जो है सरकार से बच करके नारायण नारायण करते हुए देवी भवानी पास में पहुंच गया। ठीक है, और कब हुआ? 1770 में और खत्म कब हुआ? 1820 में। तो चलिए पहला विद्रोह आपको समझ में आ गया और ये सन्यासी विद्रोह पहला विद्रोह है जो अंग्रेजों के विरुद्ध में किया गया। अंग्रेजों के विरुद्ध किया गया यह पहला विद्रोह था।
चलिए, इसके बाद में दूसरा विद्रोह देख रहे हैं आप, यहाँ है कितूर चेन्नम्मा विद्रोह। कौन सा विद्रोह है? कितूर चेन्नम्मा विद्रोह। ये 1824 से 1829 तक चला, 1824 से 1829 तक कितूर चेन्नम्मा विद्रोह जो है, इस चीज को आप दिमाग में अच्छी तरह से नोट करते जाइए। ये दूसरा विद्रोह है और ये विद्रोह दक्षिण भारत में हुआ था। कहाँ हुआ था? दक्षिण भारत में। कितूर चेन्नम्मा विद्रोह जो है ये दक्षिण भारत का विद्रोह था। अब यह विद्रोह से रिलेटेड क्या है, देखिए, कितूर चेन्नम्मा विद्रोह। कितूर एक जगह था, क्या था? कितूर जगह था, और वहां पे क्या थी? वहां की महारानी थी चेन्नम्मा। रानी कौन थी वहां की? चेन्नम्मा। तो कितूर जगह था और वहां की रानी कौन थी? चेन्नम्मा। और यह विद्रोह करने वाली महिला वही थी, रानी चेन्नम्मा ने ही इस विद्रोह को किया था। क्योंकि बात क्या था कि कितूर के जो महाराजा थे उनका नाम था, कितूर के महाराजा थे मल्ला सरजा। कौन थे? मल्ला सरजा। तो ध्यान से रखिएगा कि कितूर चेन्नम्मा विद्रोह में कितूर की जो रानी थी उसका नाम था चेन्नम्मा रानी। क्या नाम था? रानी चेन्नम्मा। और कितूर के राजा थे मल्ला सरजा। कौन थे? मल्ला सरजा। जब मल्ला सरजा की मृत्यु हो जाती है, जब मल्ला सरजा की मृत्यु हो जाती है तो रानी चेन्नम्मा को कोई अपना संतान नहीं होता है। तो अब यहाँ प्रश्न ये उठ जाता है कि अब शासन का बागडोर किसके हाथ में? यहाँ का राजा कौन बनेगा? रानी जो है राजा मतलब शासिका वो बन नहीं सकती थी, तो आखिर वो इसको कोई ना कोई वंश चाहिए था ताकि वो अपने राज गद्दी को चला सके आगे। तो मल्ला सरजा जब मृत्यु हो गई तो रानी चेन्नम्मा ने क्या किया, एक बच्चे को गोद ले लिया। उस बच्चे को गोद लेने को कहते हैं दत्तक पुत्र। क्या बोलते हैं उसको? जिस संतान को यानी जिस बच्चे को गोद लेकर के अपना पुत्र बनाया जाता है उसे बोलते हैं दत्तक पुत्र। क्या बोलते हैं उसको? दत्तक पुत्र। उसका नाम था शिवलिंगप्पा। क्या नाम है? शिवलिंगप्पा। देखिए, रानी चेन्नम्मा का पति का नाम हो गया यानी राजा का नाम हो गया मल्ला सरजा। मल्ला सरजा की मृत्यु के बाद में चित्तूर का जो राजा कौन बनेगा, तो इसके लेकर के एक बहस आ गई और इस बात को लेकर के महारानी चेन्नम्मा ने अपने एक पुत्र को गोद लिया और उसका नाम था शिवलिंगप्पा। क्या नाम था? शिवलिंगप्पा। लेकिन अंग्रेज ने जो है ना उनके दत्तक पुत्र को मान्यता नहीं दिया। अंग्रेजों ने क्या किया? दत्तक पुत्र को मान्यता नहीं दिया। बोला कि हम ये बातें नहीं मानते हैं। अगर उनका अपना खुद का संतान होता मान लेते हैं, हम गोद लिए संतान को उनका राजकुमार नहीं मानते हैं। उसने क्या किया? चित्तूर को उस पर आक्रमण करके उसको अंग्रेजी कंपनी का अधीन कर दिया। जब अंग्रेजी कंपनी का अधीन कर दिया तो रानी चेन्नम्मा ने क्या कर दिया? इसी को लेकर के विद्रोह किया, यानी कि उस पर आक्रमण करके उसको अपने में मिला लिया और यही वजह था ये विद्रोह होने का। तो चित्तूर चेन्नम्मा विद्रोह जो है रानी चेन्नम्मा ने किया। और रानी चेन्नम्मा ने कब किया? तो ये 1824 में। कब किया? 1824 में। 1824 में ये विद्रोह किया था। 1829 में अंग्रेजों ने रानी चेन्नम्मा के युद्ध के करने के दरमियान, विद्रोह के दरमियान में उनकी मृत्यु हो गई। रानी चेन्नम्मा की मृत्यु कब हो गई? 1829 में। 1829 में जब रानी चेन्नम्मा की मृत्यु हो गई तो रानी का गवर्नर था, उसका नाम है रायन्ना। क्या नाम है? रायन्ना। रायन्ना ने इस विद्रोह के नेतृत्व को आगे बढ़ाने का प्रयास किया, लेकिन रायन्ना को भी पकड़ करके उसको फांसी पर लटका दिया गया और इस तरह से यह विद्रोह क्या हो गया? खत्म हो गया, यानी कि समाप्त हो गया, दबा दिया गया इसको। विद्रोह का नाम क्या हो गया? कितूर चेन्नम्मा विद्रोह। कितूर जगह था, वहां के राजा थे मल्ला सरजा, वहां की रानी थी रानी चेन्नम्मा। मल्ला सरजा की मृत्यु हो जाने के बाद में रानी चेन्नम्मा ने दत्तक पुत्र को गोद लिया जिसका नाम है शिवलिंगप्पा। और शिवलिंगप्पा को जो है अंग्रेजी सरकार ने क्या किया? नहीं मान्यता दिया और उस पर आक्रमण करके उसको अंग्रेजी कंपनी को मिला दिया और यही विद्रोह का मुख्य कारण बना। रानी चेन्नम्मा ने 1824 में क्या किया? विद्रोह कर दिया वहां पे, इसलिए इस विद्रोह का नाम पड़ गया कितूर चेन्नम्मा विद्रोह। रानी चेन्नम्मा की मृत्यु 1829 में हो जाती है, 1829 में हो जाती है और उसकी मृत्यु के बाद जो है वहां का जो उस विद्रोह का जो नेतृत्व करता हो गए उनका ही गवर्नर, उसका नाम था रायन्ना। और रायन्ना को भी पकड़ कर अंग्रेजों ने क्या किया? फांसी दे दिया और यह विद्रोह क्या हो गई? समाप्त हो गई। तो आपको ये दूसरा विद्रोह समझ में आ गया। ये दूसरा विद्रोह कौन सा था? कितूर चेन्नम्मा विद्रोह। देखिए, हम जितने भी बातें बता रहे हैं आपको उसको आप लोग लिखते जाइए ताकि उसको पढ़ने में आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए। ये कहानी की तरह से बन जाएगा और आपको अच्छी तरह से याद भी हो जाएगा। तो दूसरा विद्रोह आपको समझ में आ गया। दूसरा विद्रोह कौन सा था? कितूर चेन्नम्मा विद्रोह। इसके बाद तीसरा विद्रोह जो देख रहे हैं आपका, यह है गडकरी विद्रोह। कौन सा विद्रोह है? गडकरी विद्रोह। अब गडकरी विद्रोह के बारे में आप जान लीजिए कि गडकरी विद्रोह जो हुआ यह 1844 में हुआ है। कब हुआ है? 1844 में। और इस विद्रोह का जो नेतृत्व करता थे दाजी कृष्ण पंडित। कौन थे? दाजी कृष्ण पंडित। दाजी कृष्ण पंडित ने 1844 में ये गडकरी विद्रोह किया। अब देखिए ये गडकरी विद्रोह है क्या, पहले थोड़ा इसके बारे में जानते हैं। तो गडकरी विद्रोह जो है ना महाराष्ट्र के पश्चिमी क्षेत्रों में महाराजा शिवाजी के जो सेना थी उनमें गडकरियों का ही सेना, मतलब जितने भी गडकरी समुदाय था, गडकरी क्या था? समुदाय था। और गडकरी समुदाय के जो है ना वंशानुगत जो है सैनिक रूप में काम कर रहे थे शिवाजी के दरबार में। मराठाओं वही हो गया, मराठाओं के दरबार में जो है ना क्या कर रहे थे वो
वंशानुगत यानी कि उसका खानदानी परंपरा था कि इसके अगर बाप सेना है तो उसका बेटा भी सेना ही बनेगा, उसका बेटा भी सेना बनेगा। यानी मराठों के दरबार में सेनापति का जो सेना का जो काम कर रहे थे, जो सैनिक सब जितने बहाल हो रहे थे, वह वंशानुगत था। और इसको क्या कर दिया उन्होंने, अंग्रेजों ने बंद कर दिया कि अब जो है वंशानुगत सैनिक नहीं होगा। और चूंकि यह गडकरी समुदाय का ये बात था, इसीलिए गडकरी समुदाय ने जब देखा कि यह बंद कर दिया गया है, अब हम सैनिक नहीं बन पाएंगे, उन्होंने क्या कर दिया, विद्रोह कर दिया। ये विद्रोह कहाँ हुआ, महाराष्ट्र के पश्चिमी क्षेत्रों में। और इस विद्रोह का मुख्य कारण था कि सैनिकों पर प्रतिबंध लगा दिया गया, सैनिकों की बहाली पर क्या लगा दिया, प्रतिबंध। जबकि वो सैनिक क्या थे, वंशानुगत थे, मराठों की सेना में हमेशा कंटिन्यू कार्यरत रहे थे। और यही वजह हुआ कि ये गडकरी आंदोलन किया गया। तो गडकरी आंदोलन चलाया किसने किया, ये दाजी कृष्ण पंडित, क्या नाम था इनका, दाजी कृष्ण पंडित ने 1844 में किया। कब किया, 1844 में किया, दाजी कृष्ण पंडित ने किया। कहते हैं गडकरी जो है ना मराठों के किले में रहने वाला वंशानुगत सैनिक थे। गडकरी कौन थे, मराठों के किलों में रहने वाला वंशानुगत सैनिक थे, जो उनकी हमेशा वहां पे सेवा में कार्यरत रहते थे। उनको इन्होंने अंग्रेजों ने क्या कर दिया था, बैन कर दिया था। और यही वजह था इस आंदोलन का होने का। तो दूसरा विद्रोह कौन सा हो गया, गडकरी आंदोलन। कौन सा था, गडकरी आंदोलन या विद्रोह, गडकरी आंदोलन या विद्रोह। ये कब हुआ, 1844 में। गडकरी आंदोलन कब हुआ, 1844 में। किसने किया, दाजी कृष्ण पंडित ने। दाजी कृष्ण पंडित, गडकरी कौन थे, तो गडकरी एक समुदाय था, और गडकरी समुदाय जो मराठों के किलों में वंशानुगत सैनिक के रूप में काम करते थे। इस चीज को आप याद रखिएगा। इसके बाद अगला जो आंदोलन देख रहे हैं, विद्रोह देख रहे हैं, ये फराइजी विद्रोह या फैरजी उपद्रव, इसका दो नाम है। इसको कहीं कहीं आपको फराइजी विद्रोह मिलेगा, तो कहीं आपको मिलेगा फैरजी उपद्रव। क्या मिलेगा, फैरजी उपद्रव। हम जितनी भी बातें बोलते जा रहे हैं, आप इस चीज को हमेशा कॉपी में लिखते जाइए। हम एक वर्ड को 2 बार 3 बार रिपीट करके बोल रहे हैं, ताकि अच्छी तरह से उसको लिख सकें। अगर आपको कहीं लिखने में परेशानी हो रही है तो आप वीडियो को रोक करके फिर से दोबारा सुने, उसके बाद फिर से लिखें उसको। तो ये देखिए, ये आपका क्या, फैरजी विद्रोह या बोलते हैं फराजी उपद्रव। फैरजी विद्रोह या फराजी उपद्रव ये कब हुआ, 1838 से लेकर 1857 तक। 1838 से लेकर 1857 तक ये विद्रोह चला है। और इसके जो नेतृत्व करता थे वो थे हाजी शरियतुल्लाह एवं उनके पुत्र दादू मियाँ। कौन थे, दादू मियाँ। और ये कहाँ आंदोलन हुआ, ये बंगाल में हुआ है। कहाँ हुआ, बंगाल में। तो फैरजी आंदोलन या फैरजी विद्रोह कहिए या फैरजी उपद्रव कहिए, ये बंगाल के क्षेत्रों में हुआ है। कहाँ हुआ है, बंगाल के क्षेत्रों में। और यह आंदोलन का नेतृत्व किसने किया, हाजी शरियतुल्लाह। किसने किया, हाजी शरियतुल्लाह और दादू मियाँ ने। किसने किया, दादू मियाँ ने। कहाँ हुआ, ये बंगाल के क्षेत्रों में। इसके बाद जो अगला विद्रोह देख रहे हैं आप, ये आपका हो गया अहोम विद्रोह। कौन सा हो गया, अहोम विद्रोह। हाँ, इस चीज को नोट करते जाइए। 1838 में शुरू हुआ। कब हुआ, 1838 में, और खत्म हुआ 1857 में। फैरजी जो आंदोलन हुआ वो बंगाल में हुआ, और बंगाल में इसने किसने किया, हाजी शरियतुल्लाह और उनका पुत्र का नाम था दादू मियाँ। इन दोनों ने यह विद्रोह को बंगाल में किया है। और ये जो विद्रोह हुआ था, इस विद्रोह था किसानों को जमींदारों से बचाने के लिए। इस चीज को आप नोट डाउन कीजिए कि फराजी जो आंदोलन था, फराजी आंदोलन किसानों ने जमींदारों के विरुद्ध किया था। जमींदारों ने चूंकि अंग्रेज और जमींदार मिलकर के किसानों का शोषण कर रहा था, ठीक है, तो उन्हीं किसानों को जमींदारों से और अंग्रेजों से बचाने के लिए हाजी शरियतुल्लाह और उनके पुत्र दादू मियाँ ने, हाजी शरियतुल्लाह एवं दादू मियाँ ने कहाँ आंदोलन किया, ये बंगाल में। कहाँ किया, बंगाल में, ताकि किसानों का शोषण नहीं किया जा सके, किसानों के शोषण को रोका जा सके। और आंदोलन का नाम क्या था, फराजी विद्रोह या फैरजी उपद्रव। 1838 से 1857 में। 1857 में ये विद्रोह को क्या कर दिया गया, दबा दिया गया, और ये विद्रोह क्या हुआ, खत्म हो गया। इसके बाद जो देख रहे हैं अगला विद्रोह, ये अहोम विद्रोह। कहाँ ये विद्रोह, अहोम विद्रोह है। और ये 1828 से 1833 तक चला। 1828 से लेकर 1833 तक। 1828 से लेकर के 33 तक, लगभग ये 5 साल ये विद्रोह चला। अहोम विद्रोह कहाँ हुआ था, ये असम के उत्तरी क्षेत्रों में। अंग्रेजों ने, देखिए, जब प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ था, प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध के बाद में अंग्रेजों ने असम के उत्तरी सीमा पर, उत्तरी भागों पर क्या कर लिया, अधिकार कर लिया। असम के उत्तरी भागों पर क्या कर लिया, अधिकार कर लिया। और यही अधिकार करने के जो है ना, वहां के लोगों में ये विद्रोह का भावना जग गया, और उन्होंने क्या अंग्रेजों के खिलाफ में विद्रोह किया, और इसका नाम रखा गया अहोम विद्रोह। क्या नाम रखा गया, अहोम विद्रोह। अहोम क्या था, अहोम जो है उत्तरी असम का भाग था। अहोम क्या था, उत्तरी असम का भाग था। अंग्रेजों ने उसको जीत करके अपने अधीन कर लिया था। इस आंदोलन का जो नेतृत्व करता थे, अहोम विद्रोह क्या, इसका था गोमघर कुंवर। क्या नाम था, गोमघर कुंवर ने इस आंदोलन को स्टार्ट किया। और यह आंदोलन कब शुरू की गई, 1828 में। 1828 में अहोम विद्रोह हुआ, गोमघर कुंवर ने किया। जब यह आंदोलन इतना व्यापक होते जा रहा था, अंग्रेजों ने क्या किया, शांति नीति अपनाई। क्या नीति अपनाई, शांति नीति अपना करके
असम के जो महाराजा थे उसका नाम था पुरंदर सिंह। क्या नाम था? पुरंदर सिंह। वहां के राजा, असम के जो राजा थे, वह असम के उत्तरी भाग के जो राजा थे उसका नाम था महाराजा पुरंदर सिंह। महाराजा पुरंदर सिंह। अंग्रेजों ने जब देखा कि यह आंदोलन जो, ये विद्रोह जो है, अहम विद्रोह अत्यधिक मात्रा में व्यापक होते जा रहा है, उन्होंने शांति नीति को अपनाते हुए उत्तरी असम को महाराजा जो ये पुरंदर सिंह है उनको सौंप दिया। महाराजा पुरंदर सिंह को सौंप दिया, और जो यह क्षेत्र महाराजा पुरंदर सिंह को सौंप दिया गया, यह आंदोलन धीरे धीरे अपने स्वतः ही शांत हो गई। यह आंदोलन पूरा क्या हो गया? पूरी तरह से शांत हो गई। यह आंदोलन का मुख्य कारण क्या था? प्रथम अंगल बर्मा युद्ध। प्रथम अंगल बर्मा युद्ध के बाद उत्तरी असम पर अंग्रेजों का अधिकार होना। उत्तरी असम पर अंग्रेजों का अधिकार होना। प्रथम अंगल बर्मा युद्ध। अंगल मतलब अंग्रेज, बर्मा यानी अंग्रेजों और बर्मा के बीच में जो युद्ध हुआ, और इसी युद्ध में अंग्रेजों का उत्तरी असम पर क्या हो गया था? अधिकार हो गया था। और यही अधिकार होने की वजह से क्या किया? असम वासियों ने वहां पे विद्रोह कर दिया। और इसका नेतृत्व किसने किया था? गोमघर कुंवर ने इसका नेतृत्व किया था। और यह बाद में क्या किया अंग्रेजों ने शांति नीति अपनाई, और शांति नीति के तहत क्या किया? असम के जो महाराजा थे पुरंदर सिंह, उनको वह क्षेत्र क्या किया? सौंप दिया। और जैसे क्षेत्र सौंपा, यह विद्रोह क्या धीरे धीरे स्वतः शांत हो गया, और इस तरह से विद्रोह खत्म हो गई। ये असम विद्रोह, अहोम विद्रोह हो गया। अहोम विद्रोह कहाँ हुआ था? असम में, याद रखिएगा। इसके बाद में अगला विद्रोह है पाइका विद्रोह। कौन सा विद्रोह है? पाइका विद्रोह। पाइका विद्रोह 1817 से 1825 में, 1827 1825 में। अब देखिए 1825 ईस्वी में यह विद्रोह खत्म हो जाता है। 1817 में इसका क्या होता है? शुरुआत होता है। तो ये विद्रोह है कौन सा? पाइका विद्रोह। और कहाँ हुआ ये हुआ उड़ीसा के क्षेत्रों में। कहाँ हुआ? उड़ीसा के क्षेत्र में। पाइका विद्रोह जो हुआ है उड़ीसा के क्षेत्रों में हुआ है। और ये विद्रोह के नेतृत्व करता कौन थे? बख्शी जगबंधु विद्याधर थे। पाइका विद्रोह उड़ीसा में किया गया है, और इसके जो नेतृत्व करता थे बख्शी जगबंधु विद्याधर। इस चीज को अच्छी तरह से याद करते जाएं कि पाइका विद्रोह कहाँ हुआ? उड़ीसा में। पाइका विद्रोह कहाँ हुआ? उड़ीसा में। अभी हम बताएं अहोम विद्रोह कहाँ हुआ? असम में। अहोम विद्रोह कहाँ हुआ? असम में। अहोम विद्रोह कहाँ हुआ? असम में। पाइका विद्रोह कहाँ हुआ? उड़ीसा में। पाइका विद्रोह कहाँ हुआ? उड़ीसा में। पाइका विद्रोह के नेतृत्व करता कौन थे? पाइका विद्रोह के नेतृत्व करते बख्शी जगबंधु विद्याधर। ये रहा आपका बख्शी जगबंधु विद्याधर। ये कहाँ हुआ? उड़ीसा के क्षेत्रों में हुआ पाइका विद्रोह। पाइका विद्रोह को आप इस तरह से याद कर सकते हैं कि पाइका को बोलिए पाइप, पाइका को क्या बोलिए? पाइप। और यह विद्रोह हुआ था 1817 में। 1825 में क्या हुआ? यह विद्रोह दबा दिया गया, समाप्त कर दिया गया। तो पाइका विद्रोह 1817 से 1825, 1817 से 1825, बख्शी जगबंधु विद्याधर। और कहाँ हुआ? उड़ीसा में। कहाँ हुआ? उड़ीसा में। पाइका विद्रोह। पहले हम सारा विद्रोह को अच्छी तरह से क्लियर करते हैं, फिर सभी विद्रोह का हम आपको एक छोटा लॉजिक देते जाएंगे, और सारा विद्रोह आपको हम याद करवा देंगे, उसमें आपको कोई डाउट नहीं रहने देंगे। इसके बाद में अगला जो विद्रोह है नील विद्रोह। अगला विद्रोह क्या है? नील विद्रोह। नील विद्रोह जो हुआ है ये बंगाल के क्षेत्र में हुआ है। कहाँ हुआ है? बंगाल के क्षेत्रों में। ये बंगाल के किसानों ने किया। याद रखिए ये नील विद्रोह जो है ना, अंग्रेजों के खिलाफ पहला सफल विद्रोह था। यानी ये अभी तक जितना विद्रोह हुआ था सभी विद्रोह को दबा दिया जा रहा था, लेकिन ये नील विद्रोह जो हुआ ये पहला नील विद्रोह था जो अंग्रेजों के खिलाफ में ये किया गया, और वो सफलता में मतलब पाई। तो अंग्रेजों के खिलाफ प्रथम सफल विद्रोह कौन सा विद्रोह था? वो नील विद्रोह था। अब नील विद्रोह के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं डिटेल्स रूप में। आप इसको अच्छी तरह से लिख लीजिएगा कि नील विद्रोह का मुख्य कारण क्या था कि बंगाल में जो किसानों का मान्यता थी, मतलब वो चाहते थे कि हम चावल की खेती करें। किसकी खेती करें? चावल की। लेकिन अंग्रेज चाहते थे कि वो अपने जमीन पर क्या करें? नील की खेती करें। किसकी खेती करें? नील की। जो कि यह किसानों को मंजूर नहीं था। किसान जो नील की खेती नहीं करना चाहते थे, वो चाहते थे हम चावल की खेती करें, चावल का पैदावार उपजाएं ताकि हमारा भरण पोषण हो, हम अपना पेट भर सकें। लेकिन अंग्रेज चाहते थे वो नील की खेती हो, और यही मुख्य वजह हुआ यह विद्रोह होने का। तो यह विद्रोह इसीलिए इसका नाम पड़ गया नील विद्रोह। क्या नाम पड़ गया? नील विद्रोह। अंग्रेज चाहते थे नील की खेती हो, और बंगाल के जो किसान थे, मजदूर थे, वो चाहते थे हम चावल की खेती करें, और वो इस बात को नहीं मानने के लिए तैयार थे। तो 1859 में हुआ। कब हुआ ये? 1859 से 60 में। 1859 से 60 में। और यह जो विद्रोह हुआ ये 1857 की क्रांति के पहले वाला, 1857 की क्रांति के समय में यह विद्रोह हुआ है। कब? उनका विद्रोह 1859 से 1860 में, जब 1857 की क्रांति चल रही थी उस दरमियान में यह विद्रोह शुरू किया गया था। और विद्रोह का नाम क्या था? नील विद्रोह। कहता बंगाल में किसानों द्वारा प्रथम सफल विद्रोह था। अभी हम आपको तुरंत बताएं कि बंगाल के किसानों द्वारा अंग्रेजों के विरुद्ध किया गया ये पहला सफल विद्रोह था। इसको किसने किया था? इसका नेतृत्व क्या था? दिगंबर विश्वास ने। किसने किया था? दिगंबर विश्वास ने और विष्णु विश्वास ने। दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास। याद रखिए इसमें, देखिए इस दोनों के नाम में विश्वास है। दोनों के नाम में क्या है? विश्वास। एक है दिगंबर, दूसरा है विष्णु। दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास। यानी इनको विश्वास था कि हम जीत जाएंगे। विश्वास था क्या था? हम जीत गए, और वो जीत गए। याद रखिए किसानों को विश्वास था। किसानों को किस पर विश्वास था? दिगंबर पर और विष्णु पर। दिगंबर और विष्णु पर, और विश्वास था दोनों का दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास। दोनों ने क्या किया? नील आंदोलन को
सफलता दिलाई। कहता इस विद्रोह का चर्चा जो है दीनबंधु मित्र एक लेखक हैं, दीनबंधु मित्र एक लेखक हैं, उन्होंने पुस्तक लिखा है नील दर्पण। क्या लिखा है? नील दर्पण। नील दर्पण में इस नील विद्रोह का चर्चा किया है। इस बात को अच्छी तरह से लिख लीजिए कि नील विद्रोह का वर्णन जो है किस पुस्तक में किया गया है? तो नील दर्पण में। पुस्तक का नाम क्या है? नील दर्पण। उसके लेखक कौन है? दीनबंधु मित्र। कौन है? दीनबंधु मित्र। दीनबंधु मित्र ने एक पुस्तक लिखा, उसका नाम क्या बताया आपको? नील दर्पण। कौन सा पुस्तक है? नील दर्पण। किसने लिखा है? दीनबंधु ने। और ये इस विद्रोह के बारे में इसमें क्या इसकी चर्चा की है। एक और समाचार पत्र है, उसका नाम है हिंदू पैट्रियाट। क्या नाम है? हिंदू पैट्रियाट। हिंदू पैट्रियाट के जो संपादक थे, समाचार पत्र के जो संपादक थे, उनका नाम है हरिश्चंद्र मुखर्जी। क्या नाम है? हरिश्चंद्र मुखर्जी। हरिश्चंद्र मुखर्जी ने भी अपने समाचार पत्र हिंदू पैट्रियाट में इसका वर्णन किया था। किसके बारे में? नील विद्रोह के बारे में। इस बात को याद रखिए कि नील विद्रोह का समर्थन किस समाचार पत्र ने किया था? तो हिंदू पैट्रियाट ने। हिंदू पैट्रियाट एक समाचार पत्र था, उस समाचार पत्र ने नील विद्रोह का क्या किया? समर्थन किया। और इसके संपादक कौन थे? हरिश्चंद्र मुखर्जी। कौन थे? हरिश्चंद्र मुखर्जी। हरिश्चंद्र मुखर्जी ने नील आंदोलन का क्या किया? समर्थन किया। उसी प्रकार से दीनबंधु मित्र ने नील दर्पण में नील विद्रोह के बारे में वर्णन करके इसका उन्होंने भी क्या किया? समर्थन किया। और यह वजह है नील आंदोलन जो है ना सफल हुआ। और अंग्रेजों ने क्या किया? 1860 ईस्वी में नील नीति को ला करके खेती में से जो नील की खेती की जाती थी उसको समाप्त कर दिया गया। और इस प्रकार से अंग्रेजों का फैसला अपना वापस लेना पड़ा। और यही वजह है ये आंदोलन को सफल माना गया। तो अंग्रेजों के खिलाफ लड़ा गया ये पहला विद्रोह था जो कि सफल साबित हुआ। और ये किसानों का आंदोलन था। ये किसका आंदोलन था? किसानों का। कहाँ लड़ा गया? बंगाल में। बंगालों में किसानों के जो लड़ा गया अंग्रेजों के विरुद्ध, ये पहला सफल विद्रोह था। कब हुआ ये हो गया 1859 से 1860 में। 1859 में विद्रोह शुरू हुआ था, 1860 में विद्रोह समाप्त हो गया। समाप्त होने की वजह क्या था? ये विद्रोह सफल हो गया। अंग्रेजों ने अपना नीति वापस ले लिया, किसानों ने आंदोलन करना बंद कर दिया। इसके बाद जो आप देख रहे हैं पवना विद्रोह। कौन सा विद्रोह है? पवना विद्रोह। पवना विद्रोह जो है ये जमींदारों के विरुद्ध विद्रोह था। किसके विरुद्ध था? जमींदारों के विरुद्ध लड़ा गया यह विद्रोह था। और यह विद्रोह का जो नेतृत्व करता थे ईशान चंद्र राय और केशव चंद्र राय और शंभूनाथ पाल। ये तीन व्यक्ति थे जो इन्होंने जो है किसानों के हित के लिए जमींदारों से विद्रोह किया। किसानों के पक्ष में जमींदारों के खिलाफ विद्रोह किया। और ये विद्रोह हुआ था बंगाल में ही। कहाँ हुआ था? बंगाल में। पवना विद्रोह कहाँ हुआ? बंगाल में। इस चीज को आप याद करते जाइएगा, हम यहाँ नहीं लिखे हैं। पवना विद्रोह कहाँ हुआ है? बंगाल में। पवना विद्रोह कहाँ हुआ है? बंगाल में। इसमें जो है होता क्या था कि किसानों के बीच और जो कंपनी थी यानी जो महारानी थी, यहाँ का जो क्षेत्र का महारानी और किसानों के बीच में, महारानी और किसानों के बीच में एक बिचौलिया का काम कर रहा था जमींदार। कौन कर रहे थे? जमींदार क्या करता था? किसानों से बाजेबरन अत्यधिक मात्रा में कर वसूल रहा था, टैक्स वसूल रहा था। और वह जो राणा अपने रानी के पास में यानी कि उनके जो हेड थे ऊपर के, उनको वो थोड़ा मात्रा में पहुंचाते थे। यानी जितना ऊपर से परमिशन था कि इतना ही टैक्स लेना है, लेकिन जमींदार आके किसानों से उससे अत्यधिक मात्रा में टैक्स लेते थे, यानी कि मतलब उसका वो शोषण कर रहे थे। और यह बात को लेकर के किसानों में क्या था? असंतोष फैल रहा था कि किसान जो हम जमींदार हमारे साथ में नाइंसाफी कर रहा है। और यही वजह से क्या हुआ कि जमींदारों के विरुद्ध ही यह आंदोलन कर दिया गया। किसके विरुद्ध किया गया? जमींदारों के विरुद्ध किया गया। तो किसानों का जमींदारों के विरुद्ध किया गया यह आंदोलन था। इसका नाम हो गया पवना आंदोलन। और यह विद्रोह जो कहाँ हुआ था? ये बंगाल में हुआ था। कहाँ हुआ था? ये बंगाल में। और यह विद्रोह कब हुआ? 1873 ईस्वी में। 1876 तक चला। 1873 से 1876 यानी यह विद्रोह भी लगभग 3 साल चल गया। कितना साल तक चल गया? 3 साल तक। 1873 में शुरू हुआ, 1876 तक चला। और ये विद्रोह का नाम क्या है? पवना विद्रोह। कहाँ हुआ? ये बंगाल में। ये जमींदारों के विरुद्ध किया गया ये विद्रोह था। कहते इस विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? इसका नाम रखिएगा ईशान चंद्र राय। कौन नाम है? ईशान चंद्र राय, केशव चंद्र राय और शंभूनाथ पाल। इन तीनों ने क्या है? ईशान चंद्र राय, केशव चंद्र राय और शंभूनाथ पाल। ये तीनों व्यक्ति को याद करिएगा क्योंकि इन्होंने किसानों के हित में लड़ा है। जमींदारों के विरुद्ध 1873 से 1876 तक युद्ध चला है। मतलब ये विद्रोह हुआ है। किसने किया है? ईशान चंद्र राय ने और केशव चंद्र राय ने और शंभूनाथ पाल। ईशान चंद्र और केशव चंद्र। देखिए ईशान चंद्र राय, केशव चंद्र राय और शंभूनाथ पाल, इन तीनों ने मिलकर के किसानों का साथ दिया और जमींदारों के विरुद्ध ये विद्रोह किया, लड़ते रहे इनकी। कहता इसमें किसानों का नारा था। इस विद्रोह में किसानों ने नारा दिया था कि हम केवल और केवल महारानी का रैयत बनकर रहना चाहते हैं। यानी कि यहाँ पे कहा था जमींदारों को कहना था, यानी किसान चाहते थे कि जमींदार हमारे और महारानी के बीच से वो हट जाए। हम डायरेक्ट अपना टैक्स कर जो है किसको दे देंगे? महारानी को जाके दे देंगे। इसलिए उन्होंने अपना नारा बनाया था कि हम केवल और केवल महारानी का रैयत बनकर रहना चाहते हैं। इस बात को अच्छी तरह याद कर लीजिए। किसानों ने
इस पवना विद्रोह में या आंदोलन में यानी नारा अपना रखा था कि हम केवल और केवल महारानी का ही रैयत बनकर रहना चाहते हैं। यानी इस बात से यह पता चलता है कि किसान चाहते थे कि हमारे किसान और महारानी के बीच में कोई बिचौलिया आकर के बीच में नहीं रहे, हमसे ज्यादा की मात्रा में टैक्स कर वगैरह वसूला नहीं करे। तो यही इसी लेकर के यह विद्रोह क्या हुआ था, पवना विद्रोह हुआ था। पवना विद्रोह कब से कब तक चला, 1873 से 1876 में। इसके बाद में आप विद्रोह देख रहे हैं संथाल विद्रोह। कौन सा विद्रोह है, संथाल विद्रोह। संथाल विद्रोह जो हुआ ये 1855 ईस्वी में 1856 तक चला, 1855 से 56। संथाल विद्रोह बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको अच्छी तरह से आप नोट डाउन कीजिएगा, अच्छी तरह से इसको याद कीजिएगा। संथाल विद्रोह कहाँ हुआ था, झारखंड में। कहाँ हुआ ये, झारखंड में। झारखंड में यह विद्रोह हुआ और संथाल विद्रोह कब हुआ, 1855 में शुरू हुआ। 1855 में 1856 में ये इनको दबा दिया गया। 1856 में जिसको दबाया गया, किनके द्वारा दबाया गया, इनके अंग्रेज सेनापति थे लॉयड और ब्राउन। लॉयड और ब्राउन ने इस विद्रोह को दबा दिया। संथाल विद्रोह को जो दबाने का श्रेय है लॉयड और ब्राउन को। अब यहाँ पे लॉयड ब्राउन के बारे में क्यों चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि यह प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है कि संथाल विद्रोह को दबाने का श्रेय किसको दिया जाता है। तो अंग्रेज के जो दो अधिकारी थे, एक नाम था लॉयड, दूसरा था ब्राउन। लॉयड और ब्राउन ने संथाल विद्रोह को दबा दिया है। ये क्वेश्चन जो है आपके एसआई एग्जाम जो होता है उसमें इसको प्री में इसको पूछा गया था। इस चीज को अच्छी तरह से नोट डाउन कीजिएगा कि संथाल विद्रोह का जो है, संथाल विद्रोह को किसने दबाया है, तो लॉयड एवं ब्राउन ने। लॉयड एवं ब्राउन ने, ये अंग्रेजी अधिकारी थे, अंग्रेज अधिकारी थे। अब संथाल विद्रोह कब हुआ, 1855 में। 1856 में 1856 तक, 1855 से 1856 में। यानी प्रथम स्वतंत्रता यानी 1857 की क्रांति था, उसको जस्ट ये पहला आंदोलन था, उसके पहले होने वाला ये क्रांति था 1855 से लेकर 56 तक। और इसी विद्रोह के बाद जो है 1857 की क्रांति भी शुरू हुआ था। इस चीज को आप अच्छी तरह से लिखते जाएं कि 1855 से 56 तक कौन सा विद्रोह चला, संथाल विद्रोह। जस्ट उसके बाद में 1857 की क्रांति है। अब बात रह गया कि इस आंदोलन को यानी इस विद्रोह को करने का नेतृत्व किसने शुरू किया, इसका विद्रोह क्या, संथाल विद्रोह का कौन कौन थे, यहाँ पे आप देख लीजिए। एक था सिद्धू, दूसरा था कानू, चांद, भैरव। ये चार व्यक्ति, सिद्धू, कानू, चांद, भैरव। सिद्धू, कानू। संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, मुख्य रूप से अगर बात करें तो सिद्धू और कानू। कौन है, सिद्धू और कानू, ये दोनों भाई थे। सिद्धू और कानू क्या थे, दोनों भाई थे। सिद्धू कानू दोनों भाई थे। और चांद भैरव, चांद भैरव ये थे। यानी टोटल 4 व्यक्तियों ने इस आंदोलन का क्या क्या नेतृत्व किया। इन चारों का नाम इसमें ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा विद्रोह में हर कोई बहुत सारे शामिल होते थे, लेकिन मुख्य रूप में जो नेतृत्व करता होते थे उनको हमको याद करना है, क्योंकि एग्जाम में 19 से प्रश्न देखने के लिए मिलता है। कहता संथाल विद्रोह कब हुआ, 1855 में। 1856 तक ये चला। यह विद्रोह जो है ना सिद्धू, कानू, चांद, भैरव ने किया। कहता इस विद्रोह को जो अंग्रेजी सेनापति लॉयड एवं ब्राउन ने क्या कर दिया, दबा दिया। इस विद्रोह को क्या कर दिया, दबा दिया। कहते हैं अंग्रेजी सरकार ने संथाल परगना को काश्तकारी अधिनियम के तहत में पारित किया। अब देखिए इस आंदोलन में क्या होता है, सिद्धू, कानू और चांद भैरव ने यह आंदोलन किया। संथाल विद्रोह का होने का मुख्य कारण क्या था, संथाल विद्रोह होने का मुख्य कारण 2 से 3 वजह हैं इंपॉर्टेंट, जिसके वजह से क्या हुआ, यह आंदोलन हुआ था। संथाल विद्रोह होने का कारण क्या था कि अंग्रेजों ने जो है संथालों से उनके भूमि को छीन लिया था, यानी उनको भूमिहीन बना दिया। संथालों का जो भूमि था उनको छीन लिया, यानी उनको भूमिहीन कर दिया, जिसकी वजह से वो लोग विद्रोह के लिए आतुर हो गए। दूसरा विद्रोह क्या था, अंग्रेजों ने संथाली महिलाओं के साथ में दुर्व्यवहार किया, संथाली महिलाओं के साथ में छेड़छाड़ की, उनके साथ में दुर्व्यवहार करना शुरू कर दिया, और यह भी वजह है इस विद्रोह का बनने का। तीसरा क्या था कि जितने जमींदार थे, जमींदारों ने भी संथालों के साथ में क्या किया, शोषण करना शुरू कर दिया। इस प्रकार से संथाली जो थे वो पूरी तरह से क्रैश हो रहे थे, और यही वजह था कि संथालों ने क्या किया, इस विद्रोह को शुरू कर दिया 1855 में। किसने शुरू किया, सिद्धू और कानू ने, चांद और भैरव, ये 4 व्यक्तियों ने, सिद्धू, कानू, चांद, भैरव। इस आंदोलन में अंग्रेजों ने एक अधिनियम पारित किया, और उस अधिनियम का नाम रखा संथाल परगना। संथाल परगना मतलब संथाली जो क्षेत्र होते हैं, संथाली क्षेत्र को संथाली परगना कहते हैं। कहते हैं वहां पे एक अधिनियम लाया, उसका नाम रखा काश्तकारी अधिनियम। क्या नाम रखा, काश्तकारी अधिनियम। काश्तकारी अधिनियम का कहना क्या था कि संथाली का जो भी जमीन होता है उसको गैर संथालियों को वो हस्तांतरित नहीं कर सकते, यानी कि बेच नहीं सकते हैं। कहने का मतलब ये हो गया कि जो संथाली बहुल क्षेत्र है, जहाँ परगना है संथालों का यह क्षेत्र है, जहाँ पे उनमें जितने भी जमीन वगैरह हैं, जो भी मतलब भूमि है, वो किसी गैर संथाली यानी कि किसी दूसरे मतलब जो संथाल नहीं है, यानी कि गैर संथाली मतलब क्या है, जो संथाली नहीं है, उनको वो बेच नहीं कर सकते, यानी हस्तांतरित नहीं कर सकते। मतलब हो गया उनको वो बेच नहीं सकते हैं। उन्हीं को कहा गया काश्तकारी अधिनियम। क्या कहा गया, काश्तकारी अधिनियम। कहता अगर ऐसा वो करते हैं तो वो जो है गैर कानूनी माना जाएगा, वो कानूनी मान्यता उनको नहीं मिलेगी, वो जमीन जो है गैर कानूनी जमीन में तब्दील कर दिया जाएगा। तो इस अधिनियम को क्या कहा गया, काश्तकारी अधिनियम। और ये विद्रोह कौन सा था, संथाली विद्रोह। सिद्धू कानू ने किया। इसके बाद यह विद्रोह एग्जाम में बहुत बार पूछा गया। 1855 में शुरू हुआ, 1856 में क्या हो गया, खत्म हो गया। इस विद्रोह किसने दबा दिया, लॉयड एवं ब्राउन ने।
इसके बाद आप एक विद्रोह जो देख रहे हैं, इसका नाम है मुंडा विद्रोह। क्या है? मुंडा विद्रोह। मुंडा विद्रोह का जो शुरुआत हुआ था ये 1899 से 1900 में चला, 1899 से 1900 में। मुंडा विद्रोह जो हुआ ये भी झारखंड में हुआ। कहाँ हुआ है? झारखंड में, बिरसा मुंडा के द्वारा। किसके द्वारा? बिरसा मुंडा के द्वारा। बिरसा मुंडा को अच्छी तरह से याद करें आप कि मुंडा विद्रोह किसके लिए हुआ? बिरसा मुंडा के द्वारा हुआ। और यह विद्रोह जो है ना, ये विद्रोह का मुख्य कारण था खूटी कट्टी प्रथा। खूटी कट्टी प्रथा जिसको सामूहिक खेती कहते हैं। यानी कि मुंडा आंदोलन जो हुआ, मुंडा जो विद्रोह हुआ, मुंडा विद्रोह होने का मुख्य कारण था एक प्रथा थी जो अंग्रेजों के द्वारा उस पर सौंपा गया था संथालों पर, आदिवासियों पर, कि खुटकट्ठी प्रथा या सामूहिक प्रथा। खुटकट्टी प्रथा या सामूहिक प्रथा, इसका मतलब हो गया सभी किसानों को सामूहिक रूप से एक ही खेती के लिए उन पर जोर दिया जाता था। इन्हीं को कहते थे सामूहिक खेती, जिसको दूसरे शब्दों में खुटकट्टी प्रथा कहा जाता था। एक तरह समझ लीजिए किसानों के खूंटे में बांध करके उनको जबरदस्ती एक प्रकार की खेती करवाया जाता था, इसलिए इसका नाम रखा था खुटकट्टी प्रथा, या उसको कहेंगे सामूहिक कृषि पद्धति। सामूहिक कृषि पद्धति, और यही जो है मुंडा विद्रोह होने का ये कारण हुआ। मुंडा विद्रोह होने का ये कारण हुआ। और इसका नेतृत्व किसने किया? इसका नेतृत्व करता थे बिरसा मुंडा। कौन थे? बिरसा मुंडा। आप देखिए यहाँ पे है बिरसा मुंडा हो गया, ये हो गया बिरसा मुंडा। बिरसा मुंडा के नेतृत्व में ये युद्ध हुआ। अब देखिए होता क्या है, यह विद्रोह बाद में, यह विद्रोह जब हो रहा था, बिरसा मुंडा की मृत्यु हो जाती है। बिरसा मुंडा क्या होती है? उनको पकड़ लिया जाता है, अरेस्ट कर लिया जाता है, और जेल में जब उनको डाला जाता है तो जेल में उनकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। कब हो जाती है मृत्यु उनका? 1900 ईस्वी में। कब होता है? 1900 में। 1900 में इनकी मृत्यु हो जाती है बिरसा मुंडा का जेल में ही। और उसके मृत्यु के बाद ही यह आंदोलन धीरे धीरे क्या होता है? धीरे धीरे मंद पड़ जाती है, यानी खत्म हो जाती है। कहते हैं ये जब विद्रोह हो रहा था, इस विद्रोह के दरमियान में एक प्रथा था, उस प्रथा को समाप्त कर दिया गया। उस प्रथा का नाम था बैठ बेगारी प्रथा। कौन सी प्रथा थी? बैठ बेगारी प्रथा। इस बात को आप याद रखिए कि बैठ बेगारी प्रथा जो है मुंडा विद्रोह होने के कारण वो समाप्त कर दिया गया। अब बैठ बेगारी प्रथा था क्या? तो बैठ बेगारी प्रथा था क्या कि मजदूरों से मजदूरी करवा कर दिया जाता था, यानी काम करवा लिया जाता था, और उसके पैसे के बदले में उसको पैसा नहीं दिया जाता था, यानी उसको बेगार समझा जाता था। यानी कि कहने का मतलब ये हो गया कि मजदूरों से काम करवा लिया जाता था और मजदूरी के बदले उसको मजदूरी नहीं दिया जाता था। इसीलिए इस प्रथा का नाम था बैठ बेगारी प्रथा। जब ये विद्रोह हुआ, मुंडा विद्रोह, तो ये बैठ बेगारी प्रथा को खत्म कर दिया, यानी कि समाप्त हो गया ये। और यह विद्रोह कब हुआ? 1899 में शुरू हुआ था, 1900 में ये खत्म हो गया। इस विद्रोह का के बाद में क्या हुआ? बैठ बेगारी प्रथा का अंत हुआ। कहता इस विद्रोह को जो है ना, एक अन्य नाम है उलगुलान। क्या नाम है? उलगुलान। मुंडा विद्रोह का अन्य नाम है उलगुलान विद्रोह। कौन सा विद्रोह है? उलगुलान विद्रोह, या इसको कहते हैं महान हलचल। क्या कहते हैं इसको? महान हलचल। इस बात को अच्छी तरह से आप दिमाग में रख लीजिए कि इस विद्रोह को कहते हैं उलगुलान विद्रोह या महान हलचल। मुंडा विद्रोह का अन्य नाम है उलगुलान विद्रोह। क्या नाम है? उलगुलान विद्रोह या महान हलचल। महान हलचल अगर आपको कहीं मिल जाए, महान हलचल विद्रोह कब हुआ? तो 1899 से 1900। या कहते हैं उलगुलान विद्रोह कब हुआ? 1899 से 1900, क्योंकि मुंडा विद्रोह का ही ये अन्य नाम है, याद रखिएगा। और मुंडा विद्रोह किसने किया? बिरसा मुंडा ने। बिरसा मुंडा की मृत्यु 1900 में जेल में रह करके हो गई। इसके बाद में देखिए कि एक विद्रोह आप यहाँ देख रहे हैं, ये है रामोसी विद्रोह। कौन सी विद्रोह है? रामोसी विद्रोह। रामोसी विद्रोह के बारे में अगर बात करें तो रामोसी विद्रोह कहाँ हुआ था? ये हुआ था महाराष्ट्र में। कहाँ हुआ था? महाराष्ट्र के पश्चिमी क्षेत्रों में। महाराष्ट्र पश्चिमी क्षेत्रों में चित्तूर सिंह ने किया था। कब किया था? किसने किया था? चित्तूर सिंह ने। रामोसी विद्रोह क्या था? महाराष्ट्र के पश्चिमी क्षेत्रों में चित्तूर सिंह ने। यह भी अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ा गया आंदोलन था, विद्रोह था। इसके बाद एक विद्रोह देख रहे हैं मोपला विद्रोह। कौन सा है? मोपला विद्रोह। मोपला विद्रोह केरल में लड़ा गया। कहाँ लड़ा गया? केरल में। 1921 ईस्वी में यह विद्रोह किया गया था अंग्रेजों के खिलाफ। और यह जो है कहता है केरल में अली मुसलियार ने किया था। एक व्यक्ति है अली मुसलियार। कौन है? अली मुसलियार। याद रखिए मोपला विद्रोह किसने किया? अली मुसलियार ने। मोपला विद्रोह किसने किया? अली मुसलियार ने। जैसे रामोसी विद्रोह किसने किया है? तो चित्तूर सिंह ने। रामोसी विद्रोह किसने किया? चित्तूर सिंह। चित्तूर सिंह ने। रामोसी विद्रोह किसने किया? चित्तूर सिंह ने। महाराष्ट्र में। रामोसी कहाँ हुआ? महाराष्ट्र में। रामोसी कहाँ हुआ? महाराष्ट्र में। मोपला कहाँ हुआ? केरल में। मोपला कहाँ हुआ? केरल में। मोपला कहाँ हुआ? केरल में। किसने किया? अली मुसलियार ने। अली मुसलियार ने। इस बार में तीसरा आंदोलन देख रहे हैं यहाँ पे अलग से, ये एका आंदोलन। कौन सा है? एका आंदोलन। एका आंदोलन यह यूपी के क्षेत्र में हुआ। यूपी में अवध है। यूपी में एक जगह है अवध। यूपी मतलब उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में एक जगह है अवध का क्षेत्र है, और वहीं पे जो है मदारी पासी ने। किसने किया है? मदारी पासी ने। एका आंदोलन जो है मदारी पासी ने किया। किसने किया है? मदारी पासी ने। एक आंदोलन किसने शुरू किया? मदारी पासी ने। कहाँ पे? उत्तर प्रदेश के अवध में। उत्तर प्रदेश के अवध में। इस बात से आपको जितना भी हम यहाँ देख रहे हैं कि आंदोलन लिखे हैं, सभी के नेतृत्व करता है इसभी और इसका मुख्य फैक्ट, इस चीज को आप अच्छी तरह से लिखिएगा जरूर, और उसको बार बार 2 से 3 बार आप पढ़िएगा, क्योंकि वही आंदोलन है, वही विद्रोह है जो किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया। हम सभी विद्रोह को एक जगह कलेक्ट करके आपके बीच में यहाँ पे लाए हुए हैं। ये सारा एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। इस चीज को आप अच्छी तरह से नोट डाउन कीजिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके बाद में 2 से 3 विद्रोह भी और हैं, हम ऊपर का कुछ मिटा रहे हैं, उसके बाद आप अच्छी तरह से इसको नोट डाउन करते जाइएगा।
एक विद्रोह है कोल विद्रोह। कौन सा विद्रोह है? कोल विद्रोह। ये जो कोल विद्रोह देख रहे हैं, ये कोल विद्रोह ये होता है आपका छोटा नागपुर पठार में। कहाँ हुआ है? छोटा नागपुर पठार, जो कि झारखंड में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? झारखंड में। छोटा नागपुर पठार झारखंड में कोल विद्रोह हुआ। कोल विद्रोह जो किया है बुद्धो भगत ने। किसने किया? बुद्धो भगत। इसका नेतृत्व करता थे, ये थे बुद्धो भगत। बुद्धो भगत, बुद्धो भगत जो है बुद्धो भगत ने किया। और ये कहा हुआ? छोटा नागपुर पठार में किया गया। ये झारखंड में पड़ता है और इस विद्रोह का नाम है कोल विद्रोह। क्या नाम है इसका? कोल विद्रोह। कोल विद्रोह छोटा नागपुर पठार के इलाकों में हुआ है। इसका नेतृत्व किसने किया? बुद्धो भगत ने। इस बात को अच्छा से याद कर लिया। कोल विद्रोह कहाँ हुआ है? छोटा नागपुर पठार झारखंड में। इसका नेतृत्व किसने किया? बुद्धो भगत ने। दिमाग में रखिए, इसको याद कैसे कर लीजिएगा बताते हैं। कोल मतलब हो गया कोयला। कोल मतलब क्या हो गया? कोयला। देखिए, जिसको बुद्धि था ना, बुद्धि से कोयला निकाल लिया। बुद्धि से क्या कर दिया? कोयला। आपको तो पता ही है कि छोटा नागपुर पठार कोयला के लिए फेमस है, प्रसिद्ध है। इन क्षेत्रों में कोयला भंडार ज्यादा सीमित मात्रा में है, याद कर लीजिएगा। बुद्धि लगा के क्या कर लिया? कोयला को निकाल लिया। बुद्धि लगा क्या कर लिया? कोयला, कोयला ज्यादा नीचे था तो बुद्धि लगाया, कोयला को निकाल लिया। याद रखिए, बुद्धो भगत और क्या सा विद्रोह था? कोल विद्रोह। बुद्धो भगत और कोल विद्रोह। बुद्धो भगत और ये कोल विद्रोह, इस तरह से आपको याद कर लेना है। इसके बाद में एक विद्रोह है, उस विद्रोह का नाम है खोंड विद्रोह। कौन सा विद्रोह है? खोंड विद्रोह। खोंड विद्रोह। अब देखिए, खोंड विद्रोह जो है, खोंड विद्रोह खोंड जनजाति के द्वारा किया गया है। खोंड जनजाति द्वारा। खोंड जनजाति कहाँ कहाँ है? तो खोंड जनजाति जो है ये आपका उड़ीसा, बंगाल, मध्य प्रदेश। कहाँ कहाँ? ये उड़ीसा, उड़ीसा में, बंगाल में और एमपी में, यानी मध्य प्रदेश में। उड़ीसा, बंगाल, मध्य प्रदेश, इन क्षेत्रों में जो खोंड जनजाति पाई जाती है, उन जनजातियों के द्वारा ये खोंड विद्रोह किया गया था। खोंड विद्रोह किसके द्वारा किया गया था? उड़ीसा, बंगाल, एमपी में पाई जाने वाली खोंड जनजातियों के द्वारा की गई थी। इनके द्वारा जो है यह आंदोलन किया गया। उड़ीसा, बंगाल एवं मध्य प्रदेश में किया गया यह आंदोलन। देखिए, खोंड विद्रोह का नेतृत्व करता जो थे, खोंड विद्रोह का एक अन्य नाम है सवार विद्रोह। खोंड या सवार, खोंड या सवार विद्रोह। खोंड विद्रोह या सवार विद्रोह। खोंड का ये या सवार विद्रोह। खोंड, ये दोनों जो है उड़ीसा, बंगाल एवं मध्य प्रदेश में पाई जाने वाली खोंड जनजाति के द्वारा किया गया है। ये खोंड विद्रोह और सवार विद्रोह, ये दोनों विद्रोह किया गया है उड़ीसा, बंगाल एवं मध्य प्रदेश में पाई जाने वाली जनजाति के द्वारा किया गया है। अब दोनों का नेतृत्व देखिए किसने किया है? इसका क्या? चक्र बिश्नोई। चक्र बिश्नोई। चक्र बिश्नोई ने कौन सा आंदोलन किया? खोंड विद्रोह को। और ये सवार विद्रोह जो क्या है, ये क्या है? राधा कृष्ण दंड सेना। राधा कृष्ण दंड सेना। राधा कृष्ण दंड सेना। चक्र बिश्नोई ने कौन सा आंदोलन किया? ये क्या? खोंड विद्रोह। और सवार विद्रोह किसने किया? राधा कृष्ण दंड सेना ने। ये दोनों जो विद्रोह था, खोंड विद्रोह या सवार विद्रोह, ये उड़ीसा, बंगाल एवं एमपी में जो खोंड जनजाति पाई जाती है उनके द्वारा किया गया। अब देखिए, ये विद्रोह होने का कारण क्या है? ये विद्रोह थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में चर्चा हम कर रहे हैं। बाकी कुछ विद्रोह उतना ज्यादा नहीं था, लेकिन वो पूछा गया इसलिए हम उसको यहाँ पे लाए हुए हैं। इसके बारे में थोड़ा सा अच्छी तरह से लिखते जाइए। जो कि होता क्या था कि खोंड जनजातियों में एक प्रथा थी। खोंड जनजातियों में क्या थी? प्रथा थी। ये लोग नर बलि देते थे। क्या देते थे? नर बलि। नर बलि मतलब किसी भी पशु या किसी भी जीव का जो है ना, ये लोग क्या करते थे? अपने देवी देवताओं पर बलि चढ़ाते थे। जो कि अंग्रेजों ने क्या किया? इन नर बलि प्रथा को बंद कर दिया। नर बलि प्रथा को बंद करने के बाद इन लोगों को लगा कि हमारे धर्म के साथ में खिलवाड़ किया जा रहा है। इन खोंड जनजातियों के द्वारा क्या लगा कि हमारे धर्म के साथ में खिलवाड़ किया जा रहा है, और यही वजह है यह आंदोलन शुरू होने का। इस बात को याद रखिए कि नर बलि प्रथा होती थी, इसमें खोंड जनजातियों के द्वारा नर बलि प्रथा को चलाया जा रहा था। अंग्रेजों ने उस नर बलि प्रथा को बंद कर दिया, और यही वजह था कि इन तीनों क्षेत्रों में, उड़ीसा, बंगाल, एमपी, मध्य प्रदेश में, इन क्षेत्रों में जो खोंड जनजाति पाया जाता था, उनमें क्या किया? उस विद्रोह को कर दिया। और ये विद्रोह क्या कहलाई? खोंड विद्रोह या सवार विद्रोह। खोंड विद्रोह के नेतृत्वकर्ता कौन बन गए? चक्र बिश्नोई। और सवार विद्रोह कौन हो गया? राधा कृष्ण दंड सेना। राधा कृष्ण दंड सेना। इसके बाद एक विद्रोह और आप याद कर लीजिएगा, उसका नाम है खांसी विद्रोह। कौन सा विद्रोह है? खांसी विद्रोह। अगला विद्रोह है खांसी विद्रोह। खांसी विद्रोह जो कि एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। खांसी विद्रोह जो है ये हो गया है, खांसी विद्रोह हुआ है मेघालय के क्षेत्रों में। कहाँ पे? मेघालय के क्षेत्रों में जो आदिवासी पाए जाते हैं, खासी जनजाति। खासी जनजाति, मेघालय में जो खासी जनजाति है उसी ने ये विद्रोह किया, खासी विद्रोह। और इसका जो नेतृत्व किया था? तीरथ सिंह ने। तीरथ सिंह, इस चीज को आप नोट कर लीजिएगा। तीरथ सिंह नेतृत्व करता थे, खासी जनजाति था। और कहाँ हुआ? ये मेघालय में विद्रोह कहलाया खासी विद्रोह। तो खासी विद्रोह कौन किसने किया? तीरथ सिंह ने। तीरथ सिंह ने किस जनजाति के द्वारा था? ये खासी जनजाति के द्वारा
माफ कीजिएगा। खासी जनजाति जो हुआ ये मेघालय में हुआ। कहाँ हुआ है? मेघालय में। और ये इसका नेतृत्व करता कौन थे? तीरथ सिंह। और कहाँ कौन सा विद्रोह था? खासी विद्रोह। देखिए हमको भी थोड़ा खांसी भी आ गया था। देखिए कृपा कैसा है। अगला जो यहाँ हाँ, इस बात को अच्छा से याद करने के लिए कितना अच्छा सा लॉजिक बन रहा है। कहता क्या तीरथ करने के लिए कहाँ जा रहे थे? मेघालय। तीरथ करने के लिए कहाँ जा रहे थे? मेघालय। और जाते जाते क्या हो गया? हमको खांसी हो गया, यानी खांसी विद्रोह याद कर लेंगे। तीरथ करने के लिए जा रहे थे मेघालय। तीरथ करने के लिए कहाँ जा रहे थे? मेघालय। और मेघालय जाने में क्या हो गया? मेघालय मतलब क्या हो गया? बर्फ वाला जगह ना, वहाँ ठंडा पूरा पड़ता है। तो तीरथ करने के लिए मेघालय जा रहे थे और क्या होने लगा? खांसी होने लगा। तीरथ करने के लिए कहाँ जा रहे थे? मेघालय। और क्या होने लगा वहाँ पे? खांसी। याद रखिएगा खांसी विद्रोह कहाँ हुआ है? मेघालय में। किसने नेतृत्व किया? तीरथ सिंह ने। इसी तरह से आपको याद रखना है खोंड विद्रोह। इसमें क्या होता था? नरबली प्रथा थी। नरबली प्रथा चक्र चला करके, चक्र सुदर्शन चक्र चला करके गर्दन को उड़ा देता था, नर का बलि दिया जाता था। ये चक्र विषय याद रह जाएगा। इस बाद में सवार विद्रोह। यहाँ राधा कृष्ण दंड सेना। याद रखना है आपको कि सवार घोड़े पर सवार होकर कौन आता है? घोड़ा। यानी रथ पर सवार कौन होता है? सवार विद्रोह में रथ पर सवार होता है राधा कृष्ण और उसका दंड सेना। राधा कृष्ण और दंड सेना। इस तरह से आप जितना विद्रोह हम बताएं आपको, आप इस तरह से इसको अच्छी तरह से 1 से 2 बार सुनेंगे, इस क्लास को पूरी तरह से देखेंगे। जितना भी बातें आपको बताएं उसको अगर लिख लीजिएगा एक कहानी के तौर पर, तो ये कहानी पूरी सब विद्रोह क्या हो जाएगा? आपको अच्छी तरह से याद हो जाएगा। इसमें जितना भी इम्पोर्टेंट विद्रोह था, इम्पोर्टेंट सारा हम इसमें कवर कर दिए हैं। और आपको बस इसको अच्छी तरह से देखना है, सुनना है और इसको अच्छी तरह से आपको समझना है। तो आज का क्लास आपको ये कैसा लगा? कमेंट में राय जरूर दें। और यह वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो आप इसको लाइक जरूर दें और अपने दोस्तों में ज़्यादा शेयर करें। आज के लिए क्लास इतना ही। जय हिंद, जय भारत।